अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटा आगे बढ़ाते हैं और एमसीक्यूज नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कंपेयर विद बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल्स विद द अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल्स को कंपेयर करना है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल and as compared to the gamma particle. So I have to recall few things. The number one thing is the alpha particle is comprising of 2 protons and 2 neutrons. So on the whole, the helium nuclei or the alpha particle is comprising of the positive charge. All done? Okay बेटा. So beta particle क्या है? आपके पास electrons है. ठीक हो गया? So this is alpha particle, this is beta particle. And what about the gamma particle? Gamma are not the particles basically. Gamma particles are basically the radiations. Okay? और किसकी रेडिएशन है क्या? पार्टिकल्स क्या हैं? ये फोटॉन्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को लेके आगे चल रहे होते हैं। ठीक हो गया? गैमा की तरफ ठीक है, फोटॉन्स अभी शायद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बस ऐसा समझ लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर होते हैं। ठीक है, जो कि रेडिएशंस को एक जगह से दूसरी जगह लाके ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सो इस टाइम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इमेजिन कर ले ये एक वेव है, बस इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ ना समझिए। ओके जी, the first point is alpha particles are the only type of radiation to carry a charge. Is that so? No. Beta particles have also the negative charge, so we can say that the alpha particle and the beta particle both have some charge as well. ठीक हो गया बेटा? So MCQs number A आपका wrong हो गया. Have the greatest ionizing effect. स्टूडेंट्स, इसको मैं अगर आपको समझाऊं बेटा तो आपको मैं बताता हूं कि आपके पास एक आयरन बॉल है और एक कोई सॉफ्ट क्रिकेट की बॉल है। अगर वो वॉल के ऊपर दोनों को स्ट्राइक करो, ठीक है, एक आयरन बॉल को स्ट्राइक करवाओ और एक सॉफ्ट बॉल को स्ट्राइक करवाओ, तो क्या ख्याल है कौन ज्यादा डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा? जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सोचा है, जो आयरन बॉल है वो ज्यादा वहां पे इंडेंट क्रिएट कर देगी एज कंपेयर टू द सॉफ्ट बॉल। सो यहाँ पे भी सेम यही चल रहा है कि अगर आपने आयनाइजेशन करवानी होती है स्टूडेंट्स, तो आप यूज करते हो अल्फा पार्टिकल। दैट्स मीन द अल्फा पार्टिकल हैव्स द greatest ionizing effect as compared to the beta, which has the medium power, and as compared to the gamma radiation, which have the maximum penetration power, not the ionizing power. All right, so we can say that beta particle mind को click कर रहे हैं, हल्का सा click कर लेते हैं इसको, have the greatest penetration power. No, alpha radiation या alpha particle have the least penetration power, not the maximum. क्लियर बेटा? ठीक है, तो इसके ऊपर रॉन्ग का साइन लगा लेते हैं। हैव द स्मॉलेस्ट मास, अगेन इट्स रॉन्ग। अल्फा पार्टिकल का मास एज कंपेयर टू द बीटा एंड द गामा हैव द ग्रेटेस्ट मास, सो आई गेस बी इज योर करेक्ट आंसर। इन MCQs number 8, the alpha particles enter a uniform magnetic field line directed out of the page. In which direction is the alpha particle deflected? जी स्टूडेंट्स, यूज करेंगे हम लेफ्ट हैंड फिल्मिंग रूल। लेफ्ट हैंड फिल्मिंग रूल, द फर्स्ट फिंगर अलाइन कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्क्रीन से बाहर निकल रही है बेटा, मेरी तरफ आ रही है, तो इस फिंगर को मैं अलाइन कर लूंगा कुछ इस तरह करके, ये देखें मेरी तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दैट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्क्रीन से बाहर निकल रही है, तो फिंगर भी स्क्रीन से बाहर आ गई। अगर कोई पेज नीचे पड़ा होगा तो आप इस तरफ फिंगर को ऊपर की तरफ कर लोगे। ईजी हो गया? पेपर में तो ऑब्वियसली नीचे पेज पड़ा होगा। ठीक है बेटा? ओके, सेकेंड फिंगर को अलाइन करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल और द अल्फा पार्टिकल। सो लाइक दैट, एग्री? ये फिंगर, सेकेंड फिंगर ऊपर की तरफ। अब आई होप सो कि इमेजिन हो रहा होगा। फर्स्ट फिंगर मेरी तरफ, थंब किसको इंडिकेट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल को कहां जाना चाहिए? टुवर्ड्स द राइट साइड। एग्री? हो सकता है बेटा वेब कैम के लेटरल इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट की वजह से आपको ये जो थंब है ये लेफ्ट साइड जाता नजर आए, लेकिन इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ये लेटरल इन्वर्जन का प्रॉब्लम होगा आई गेस यहाँ पे, तो आपको ये थंब लेफ्ट साइड जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं अभी जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये राइट की तरफ जा रहा है। आप भी परफॉर्म करोगे तो आपके लिए भी राइट साइड बनेगा अगर आपने करेक्ट तरीके से उसको इंडिकेट किया। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को। सो बेटा आपका आंसर क्या है? टू द राइट है। ठीक है, यहाँ पे एक और आपके नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, जरा बेटा प्लीज ध्यान से देखिएगा। अल्फा पार्टिकल आए और वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए, यहाँ तक आ गए। अब इस पॉइंट के बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया? अब कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ से और कर्व बना देते हैं कुछ यहाँ तक, जो कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ तक रेंज है वहाँ तक डिफ्लेक्शन करेगा, उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं करेगा बेटा। तो यहाँ से ऐसे ही बनाओगे कि यहाँ से बिल्कुल इस तरह लेके आओगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओगे।
इजी। तो दिस पाथ इज द करेक्ट पाथ, दिस पाथ इज द ऑब्वियसली द रॉन्ग वन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बाहर डिफ्लेक्शन नहीं है, उसके रेंज के अंदर है। व्हेन अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस absorbs a neutron, it becomes unstable and undergoes fission reaction. So बेटा रिएक्शन गिवन है, which symbol represents the resulting krypton nucleus। आपको बताना है कि क्रिप्टॉन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, क्या मैस, सॉरी चार्ज कह रहा हूँ, क्या बेटा मैस नंबर आएगा, क्या एटॉम के पास एटॉमिक मैस आएगा, क्या एटॉमिक नंबर आएगा, या क्या प्रोटॉन नंबर आएगा, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या आएगा। इजी होगा, कुछ भी इसको ऐसे समझो, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इमेजिन कर लो जैसे मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपने ऊपर वाली दो चीज़ों को ऐड कर देना, ओके हो गया, और यहां से जितनी भी ये बेटा ऊपर चीज़ें हैं इन सबको ऐड कर दो, जो अननोन है उसको एक्स कर लो। ये तो मुश्किल नहीं रहा यार, ठीक हो गया। अच्छा आसान कर देते हैं, ज़रा देखिएगा प्लीज, आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, आपने सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें देखनी है, दिस वन। ईजी हो गया बेटा। अच्छा अब चेक करो, 1 + 235 इज इक्वल टू 144, पता नहीं कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, प्लस x प्लस 1 के साथ क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 3 लिखा है, ठीक है। तो मैं इसके साथ क्यों, क्योंकि बेटा 3 न्यूट्रॉन्स है, तो मैं क्या इस तरह कर लूँगा, आई होप सो नज़र आ गया होगा एंड तक, ठीक है। सो इसको बेटा जब सॉल्व करोगे 236 माइनस 147 करेंगे आप, तो बेटा आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 89, आई गेस आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 89 आ गई। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या सही है, ए सही है, और बाकी आपके जो सारे आंसर है वो गलत हैं, ठीक है। अच्छा हो सकता है बी ऑप्शन में क्रिप्टॉन को 89 दोबारा कर देता, फिर आपको प्रोटॉन नंबर से इंडिकेशन चाहिए, तो प्रोटॉन नंबर की इंडिकेशन के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको आप y कह दोगे, इसको x कह दोगे, ठीक है। सो 0 + 92 इज इक्वल टू 56 बेटा प्लस y प्लस 0, क्यों, क्योंकि 3 × 0, योर आंसर विल बी 0। 92 - 56 करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 36। अगेन y का आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू दिस वन इज 30। मैथ्स के रूल्स छोटे छोटे अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा आपसे, ओके। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अंडरगोज, हाइड्रोजन जा रहा है जी क्या करने, कौन सा रिएक्शन, बीटा डिके करने, to the isotope of H32, what is the nuclide notation for the hydrogen isotope। ओके बेटा, अब कोई भी अगर आपको एलिमेंट गिवन हो, हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 2-3 तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है सिंपल, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। तो आप इस टाइम इमेजिन कर लो, मुख्तलिफ रूल्स हैं, एक और रूल भी है, आप बता सकते हैं कि क्या होगा। फिलहाल ऐसे कर लेते, मैं आपको पहले समझा दे तो फिर मैं एक दूसरी चीज़ भी आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा बीटा डिके में होता क्या है, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह होता है, ठीक है। चले मैं आसान कर दूँ, तो पहले मैं हीलियम लिख देता हूँ He32, ओके, प्लस बीटा पार्टिकल बेटा बाहर निकलता है, बीटा को इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम, ठीक है। बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से लिखा जाता है, ज़रा देखिएगा, जैसे न्यूट्रॉन को लिखा गया था ना, न्यूट्रॉन 1 0, ठीक हो गया। तो इसको किस तरह लिखा जाता है, 0 ऊपर -1 नीचे, क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का नीचे लिखा जाता है, इसी तरह अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज नीचे लिखा जाता है, ठीक हो गया। ओके यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बात करूँ, सॉरी अल्फा पार्टिकल का नहीं बेटा, प्रोटॉन का, प्रोटॉन कैसे लिखा जाता है, 1, यहाँ पे भी 1 लिखा जाता है, यहाँ पे +1 होता है, ऑल राइट है, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा ये हीलियम है बेटा, 32 लिखा हुआ है, प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ और यहाँ इन जगहों को फिल करना है, सो 3 + 0 क्या बना देगा, 3, एग्री। 2 - 1 यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बना देगा, ये आपका बेटा बना देगा 1 बना देगा, ऑल राइट। सो आपका आंसर क्या हो गया, H31 आपका बन गया, C बन गया, ठीक है। बस वो प्लस ऊपर वाली चीज़ों को प्लस कर लिया करो, नीचे वाली चीज़ को प्लस कर लिया करो, जो नेगेटिव होगा वो खुद ब खुद नेगेटिव होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा विच रो अ टाइप ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्टार्स, विच रो डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्या चीज़ है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, और आपने बताना है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, किस में चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, यस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन तो हो नहीं सकता बेटा,
सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टार। ओके, वो वेब कैम के पीछे स्क्रीन छुप गई थी, ठीक है। अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टार, तो स्टार्स में कौन सा होता है बेटा? फ्यूजन तो हो नहीं सकता, फ्यूजन तो हो नहीं सकता, फ्यूजन होगा या सी होगा या डी होगा। जो फ्यूजन है बेटा, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन में जो दो छोटे एटम फ्यूज होते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं। सो लार्जर देन न्यूक्लियाई जो फॉर्म होगा वो लार्जर देन द ओरिजिनल न्यूक्लियाई होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे ख्याल से सी आपका करेक्ट आंसर है। जो डी है वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई जो फॉर्म हुआ है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। ठीक हो गया? तो आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सीज, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अरेंजमेंट शोज, द अरेंजमेंट शोन इज यूज्ड, ठीक है, to check whether the floor inside a cardboard packet is above a certain level. If it is above this level, the floor absorbs the radiation from the source so that it does not reach the detector. Okay हो गया? So which type of radiation is suitable to use? अच्छा जी बेटा, अब हम क्या करेंगे कि इसमें बताना है हमने कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज सूटेबल टू यूज़। फ्लोर आटा भर रहे हैं, चेक कीजिएगा बेटा, और यहाँ तक भर दिया, ठीक है। इफ़ इट इज़ अबव दिस लेवल द फ्लोर एब्जॉर्ब द रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन अगर इस लेवल से ऊपर आया तो इमेजिन कर लो यहाँ से रेडिएशन पास हो रही है जो डिटेक्टर तक जा रही हैं, ठीक हो गया। ये ऑरेंज कलर के मैंने रेडिएशन बना ली। जैसे ही फ्लोर इस लेवल से ऊपर आएगा, डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर तक रेडिएशन नहीं पहुंचेगी क्योंकि फ्लोर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डिटेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर सकेगा और आपको अलार्म बज जाएगा या पता चल जाएगा किसी ना किसी तरीके से कि बेटा कि फ्लोर का जो लेवल है इसी कंटेनर या पैकेट में वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करने लगा है। ठीक हो गया? तो कहता है इसके लिए कौन सी रेडिएशन मैं यूज़ करूंगा? बेहतर है कि अल्फा यूज़ कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये कार्डबोर्ड से बना है और अल्फा रेडिएशन तो आपके एक पीस ऑफ पेपर से स्टॉप हो जाते हैं। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल फेवरेबल नहीं है। बीटा पार्टिकल क्या फेवरेबल है? क्यों? क्योंकि हमें ऐसी चीज़ को बनाना है जो कि पैकेट से पास हो जाए लेकिन फ्लोर से पास ना हो, क्योंकि फ्लोर की थिकनेस काफ़ी सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल से बीटा ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। इधर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल नहीं, अगेन ये भी नहीं, हमें सिर्फ एक पार्टिकल चाहिए, मेरे ख्याल से बीटा ही है। तो गैमा तो इसमें फ्लोर से भी पास हो जाएगा, वो तो रुकता ही है किसी से। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका द डायग्राम शो अ बॉक्स यूज फॉर स्टोरिंग द रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, वेट, okay. The diagram shows a box used for storing radioactive sources. Which material have the best for lining the box to prevent the escape of the most radioactive emission? बेटा कौन सा बॉक्स है? जरा ध्यान से देखिए। आपके पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल स्टोर है। ओके हो गया? अब ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल स्टोर है इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर बेटा, ये बेहतर कौन से मटेरियल का बन सकता है? एल्यूमिनियम का, कॉपर का, लेड का और स्टील का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ओके बेटा, अब मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, ठीक है? उस हिंट को आपने याद रखना है, ठीक है? ये जो कुछ मटेरियल है जिसके अंदर ये रेडियो एक्टिव सैंपल होगा, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये मटेरियल एब्जॉर्ब बड़ा अच्छा करता हो। तो इस मटेरियल की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होनी चाहिए? ये ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके हो गया? इस मटेरियल की दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इसकी डेंसिटी बड़ी हाई होनी चाहिए। डेंसिटी का मतलब क्या? कि इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जो कि बिल्कुल न्यूट्रॉन्स हो, एटम्स हो जो कि बिल्कुल एक दूसरे से लिंक हो। एटम्स की जो स्पेस है, एटम जो स्पेस है जो मोस्टली पार्ट उसका एम्प्टी होता है, ये स्पेस भी ओवरकम कर ले लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ज़्यादा डेंसिटी हाई होनी चाहिए। ठीक हो गया? तीसरा ये ऑप्शन होना चाहिए कि थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव हो, ऐसा मटेरियल ना हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो क्या एल्यूमिनियम बेस्ट है? नहीं, एल्यूमिनियम बेस्ट नहीं है। इसमें से जो गैमा रेज है बेटा वो बाहर निकल आती है, तो ये तो फायदेमंद नहीं है। कॉपर क्या बेनिफिशियल दे रहा है? कॉपर भी उसकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लेड आपके लिए बेटा सबसे ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? फुलफिल करता है।
क्या स्टील आपके पास ज़्यादा बेहतर है? स्टील पहली बात बेटा इन एक्सपेंसिव होता है, फिर उसकी दूसरी बात यह कि इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू द अदर या एब्जॉर्प्शन एबिलिटी इसकी लेड के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होती। सो इसको आपने एज इट इज़ याद करना है, कॉपर या स्टील नहीं, लेड हमारा सबसे बेहतर रहेगा। The next one is 14. A scientist carry out an experiment using a sealed source which emits beta particle. The range of the beta particle in the air is about 30 centimeters. So what precaution is the most effective to protect the scientist from the radiation? बीटा पार्टिकल से बचना है, रेंज कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो बेहतर क्या ऑप्शन होगा? कीपिंग द सोर्स, हैंडलिंग द सोर्स विद लॉन्ग टंग्स, ओके। ट्राई अच्छा है, आप फोर्क्स यूज़ करो, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिससे आप सैंपल से दूर रह सको। द नेक्स्ट वन इज कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स लो। तो बेटा टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता किस चीज़ पे, रेडियो एक्टिविटी पे, मोस्टली नहीं करता, कुछ बहुत शाज़ो नादिर कोई केस हो तो हो, लेकिन ज़्यादातर आपका इनका कोई रोल नहीं होता, टेम्परेचर का रेडिएशन से कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाज़ वक़्त किस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो रेडिएशन बढ़ जाती है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इंक्रीज़ नहीं करोगे, ठीक है। आपने जहन में ये रख लो कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है रेडियो एक्टिविटी पे, ये रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही टेम्परेचर के ऊपर। ओपनिंग ऑल द विंडोज़, बेशक ओपन कर लो बेटा, वो तो स्प्रेड आउट हो गई होगा। वॉशिंग हिज हैंड्स बिफोर लीविंग द लेबॉर्ट्री, तो बेशक हैंड बाद में वॉश कर लो, लेकिन उस टाइम तो प्रिकॉशन नहीं है, ये उस टाइम की प्रिकॉशन नहीं है, तो बेहतर ये है कि ए इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू से। आई होप सो कि ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी।